फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड होने जा रहा है और 25-26 स्टार्ट हो जाएगा और इसीलिए जीएसटी पोर्टल पे बहुत सारे नए फीचर्स आपके लिए अभी अवेलेबल कर दिए गए हैं। जीएसटी पोर्टल भी नेक्स्ट ईयर की पूरी तैयारी कर रहा है, राइट। तो बहुत से इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो आपको पोर्टल पे दिखने मिलेंगे और इसके बारे में ही आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये चेंजेस अगर आपके लिए एप्लीकेबल है और आपने मिस कर दिया तो फिर आप बाद में शायद रिग्रेट कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप तो देख ही रहे हैं, लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये अपडेट्स और इन फीचर्स के बारे में पता चले और वो भी अपना कोई अपडेट मिस ना करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि वीडियो देखने में होती है बहुत ही छोटी, लेकिन इसके बनाने के पीछे बहुत से एफर्ट्स देने पड़ते हैं। तो आपका एक लाइक, शेयर या सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही मोटिवेट करता है, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। textdecode.com मेरी वेबसाइट है जहाँ पे आपको कुछ कोर्सेज देखने मिल जाएंगे। बहुत ही हेल्पफुल और वैल्यूएबल कोर्सेज है जो आपकी नॉलेज ग्रो कर सकता है, आपकी प्रैक्टिस में आपको ग्रो करवा सकता है और आपकी जॉब पे हाई पोजीशन आपको दिलवा सकता है। कोर्सेज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। आप उसको व्यू डिटेल पे क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं और अगर आपको रिलेवेंट लगता है तो आप उसको एनरोल करके समझ सकते हैं। कुछ कोर्सेज तो आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट अपडेट है पोर्टल पे फॉर नेक्स्ट मंथ वो है आपका LUT। अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी तो उस केस में आपको LUT सबमिट करना होता है। तो उसके लिए आपको सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 25-26 का अब ऑप्शन आ चुका है। आप इस ईयर के लिए LUT फाइल कर सकते हैं जो आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 31 मार्च 2025 से पहले फाइल करना होगा। ठीक है, तो आप जरूर चेक कर लीजिए कि आपके ऐसे कोई ट्रांजेक्शन है जो आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आपके लिए LUT सबमिट करना इंपॉर्टेंट है 31 मार्च 2025 से पहले। बहुत ही छोटा सा फॉर्म होता है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। कुछ डिटेल्स डालनी होती है विटनेस की वगैरह की और फिर आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देना होता है और ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आप जरूर इसको फाइल कर दीजिए। आपके क्लाइंट से अगर तो उनके लिए आप चेक कर लीजिए, किसी को रिक्वायरमेंट होगी इस टाइप की तो आप चेक कर लीजिए। 31 मार्च 25 से पहले आप इसे जरूर फाइल कर दीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपोजिशन स्कीम में अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 तो 31 मार्च 2025 से पहले आप ये कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल स्कीम में है लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे कंपोजिशन में जाना चाहिए, मेरा 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर है और मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो ऐसे केस में आप जरूर चेक कीजिए कि आप 31 मार्च 2025 से पहले ही नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर दे। ठीक है, उसमें आपको सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में जाके एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी सिलेक्ट करना है। तो ये आपके लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है। आज मैं 31 जनवरी को ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आपके लिए 4 फरवरी से ये पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप चेक करें कि 4 फरवरी के बाद आप 31 मार्च से पहले इसको एटलीस्ट अप्लाई कर दे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, क्योंकि इसके बाद आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको नॉर्मल स्कीम में ही रहना पड़ेगा। तो आपकी जो कंपोजिशन के बेनिफिट आप लेना चाहते हैं वो आप शायद नहीं ले पाओगे। तो आप जरूर चेक कीजिए इस बात को। फिर अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है लेकिन आपको नॉर्मल स्कीम में आना है, आपको लगता है कि नहीं कंपोजिशन अब मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, मुझे कंपोजिशन में नॉर्मल में आना है, या फिर किसी और रीजन से आप नॉर्मल में आने का आपका कंपल्शन हो गया है, तो फिर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल फ्रॉम कंपोजिशन लेवी पे क्लिक करके विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो कंपोजिशन से विड्रॉ करने का भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे रहता है। अगर आप कंपोजिशन के लिए ऑप्ट कर लेते हैं, नॉर्मल स्कीम में से आप कंपोजिशन पे जा रहे हैं, तो फिर आपको ITC 03 फाइल करना होता है। अब ये फॉर्म क्या होता है, तो अगर आप जब आप नॉर्मल स्कीम में रहते हैं तो आप जो गुड्स परचेस करते हैं उसका ITC क्लेम करते हैं। अगर उनमें से कोई गुड्स आपके स्टॉक में पड़ा है जिस दिन आप कंपोजिशन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो वो जो आपका स्टॉक है उसमें जो ITC है ना आपने क्लेम किया है, वो ITC आपको रिवर्स करना होता है। क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में आपको ITC तो मिलता नहीं है किसी आपकी इनपुट्स पे, इसीलिए आपने जो ऑलरेडी ITC क्लेम किया होता है वो आपको पहले रिवर्स करना होगा। तो आपको कंपोजिशन में आने के बाद विदिन 60 डेज आपको ये फाइल करना होता है, मतलब आपको 30 मई से पहले ये फाइल कर देना होगा। तो आप जरूर ध्यान रखिए, अगर आपने कंपोजिशन ऑप्ट किया है तो ITC 03 फाइल करना ना बोले विदिन 60 डेज, मतलब 30 मई से पहले। अगर आप अपनी रिटर्न फाइलिंग की पीरियोडिसिटी भी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी ऑप्शन है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आपको पीरियोडिसिटी चेंज करके QRMP स्कीम में जाना है तो फिर आप
1 फरवरी से ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। आप 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल के बीच में नेक्स्ट फाइनेंशियल के लिए आपकी पीरियोडिसिटी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सर्विसेज में रिटर्न्स में ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न पे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैंने हालांकि पिछले साल का आपको दिखाया हुआ है, लेकिन यही टाइम पीरियड आपके लिए एप्लीकेबल होगा जिसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रैल टू जून मतलब फर्स्ट क्वार्टर के लिए अगर आपको पीरियोडिसिटी चेंज करनी है तो 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में आप कर सकते हैं। फिर सेकेंड क्वार्टर के लिए 1 मई से लेकर 31 जुलाई तक आप कर सकते हैं चेंज। थर्ड क्वार्टर के लिए 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर और फोर्थ क्वार्टर के लिए 1 नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक का आपके पास टाइम होता है पीरियोडिसिटी चेंज करने का। तो अभी भी आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर आप चाहते हैं कि मंथली से आपको क्वार्टरली आना है तो आपके पास 1 फरवरी से ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। आप 30 अप्रैल तक इसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है जीटीए के लिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए। उनके पास ऑप्शन होते हैं कि उनको एफसीएम में जाना है कि आरसीएम में रहना है। ठीक है, तो अगर आप जीटीए है और आप ऑलरेडी आरसीएम में है और आपको एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज में जाना है क्योंकि आपको लगता है कि नहीं मुझे आईटी से का बेनिफिट लेना है, तो आप एफसीएम चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको NHL 5 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा बिफोर 31 मार्च 2025 फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आपको 31 मार्च से पहले ये फॉर्म फाइल करना होगा अगर आपको एफसीएम में जाना है तो। अगर आप ऑलरेडी एफसीएम में है लेकिन आपको एफसीएम से ऑप्ट आउट करना है मतलब वापस आरसीएम में आना है तो फिर आपको NHL 6 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। सेम डेट है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आप ये जरूर चेक कीजिए आपके कोई क्लाइंट है जो जीटीए है और उनको ये ऑप्शन की सिलेक्शन आपको लगता है कि उनके लिए कौन से बेनिफिशियल है, उसके बेस पर अगर आप उसको एडवाइस करते हैं तो फिर आप अकॉर्डिंगली उनके ये कंप्लायंसेस जरूर फॉलो कीजिए, ये फॉर्म्स जरूर फाइल कीजिए जो भी आपको एप्लीकेबल है वो। उसके लिए आपको सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में जीटीए पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके ये फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। उनको क्लिक करके आपको आपके जो रिस्पेक्टिव फॉर्म्स है उसको क्लिक कीजिए और डिटेल सबमिट करके फाइल कर दीजिए। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स आती है जो हमें हर फाइनेंशियल के स्टार्ट में देखनी होती है वो होता है कि आपका जो इनवॉइस नंबर है उसका सीरीज आप जरूर चेक कीजिए और उसको चेंज कीजिए, रीसेट कीजिए। तो फाइनेंशियल 25-26 के लिए आपकी इनवॉइस नंबर कंप्लीटली चेंज होगी, आपको रीसेट करनी होगी। जो आपकी इस फाइनेंशियल ईयर में चालू है उसको आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तो आपको इस बात को भी ध्यान में देना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है मैंने कि TD, जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है उसको मैंने शॉर्ट टर्म TD रखा है, तो TD/25-26-0001 से नंबर 1 से मेरी ये इनवॉइस नंबर स्टार्ट होगी, राइट। तो मैंने 25-26 अपना ईयर अपडेट किया क्योंकि अब तक मैं जो यूज कर रही थी वो 24-25 यूज कर रही थी। अब 25-26 यहाँ पे लिखूंगी और मेरा सीरीज 0001 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको ये इनवॉइस नंबर सीरीज के बारे में भी जरूर देखना है। नेक्स्ट है आपको आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करके रखनी है। ठीक है, तो आज के दिन में आप अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हैं कि अब तक का आपका कितना टर्नओवर हुआ है और आगे के 2 महीने में अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। तो आप टोटल चेक कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पता है तो उसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको कंपोजिशन स्कीम लेवी हो सकता है। मतलब अगर आपको कंपोजिशन चाहिए तो क्या आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी कंपोजिशन में है तो क्या आपको अभी नॉर्मल स्कीम में जाना चाहिए, क्या आपके कंपल्शन आ चुका है, इतना टर्नओवर आपने क्रॉस कर दिया है कि आपको नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। या फिर आपको अगर QRMP मंथली रिटर्न फाइल करते हो लेकिन आपको QRMP सिलेक्ट करना है क्योंकि अप टू 5 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो आप QRMP स्कीम में जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, राइट। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम है तो क्या QRMP आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं है और आप अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। GSTR 9 आपको एप्लीकेबल है, 9C एप्लीकेबल है कि नहीं वो भी आप चेक कर सकते हैं। ई इनवॉइसिंग की भी आप एप्लीकेबिलिटी चेक कर सकते हैं, राइट। आपको ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है कि नहीं, तो टर्नओवर आप जरूर चेक कीजिएगा आपका। अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको फिर ई इनवॉइसिंग भी करना है, ये भी आपको देखना है। तो आप ये टर्नओवर जरूर कैलकुलेट कीजिएगा आपका कि कितना आ रहा है, पिछले साल में से कितना आपका हो रहा है। ठीक है, फिर HSN या SSC जो एप्लीकेबल हो रहा है क्योंकि जिसका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से अबव है तो उनके लिए HSN एंटर करना जरूरी है। B2B सप्लाई के लिए उनको 4 डिजिट एंटर करना है और अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर उनको 6 डिजिट डालने हैं अपने HSN और SSC के, और वो भी B2B B2C दोनों सप्लाई के लिए, राइट। तो उसकी बेस पर आपको फिर HSN या SSC में कितने कोड लेने हैं वो भी आपको पता चलता है। इसीलिए एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करना हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन में सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो ITC का होता है। हम ITC रिकंसाइल करते हैं क्योंकि यही हमारे लिए क्लेम करने के लिए होता है जिसकी वजह से हमारी GST लायबिलिटी रिड्यूस होती है, राइट।
तो आईटीसी क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हर एक साल के लिए लिमिट दे रखी है कि इतने टाइम लिमिट में आपको आईटीसी क्लेम कर लेना होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीसी आप 30 नवंबर 2025 तक क्लेम कर सकते हैं। आप मेक श्योर करें कि जो आपका 24-25 का आईटीसी है वो 24-25 में ही आप क्लेम कर ले, मतलब जो मार्च का आप रिटर्न फाइल करेंगे ना उसमें क्लेम कर ले, ताकि इसकी एडजस्टमेंट आपको जीएसटीआर 9 में ना देनी पड़े, स्पिल ओवर इफेक्ट आपकी जीएसटीआर 9 में ना देने पड़े। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी आपने नहीं क्लेम किया मार्च के पहले तो भी आप नवंबर तक तो कभी भी किसी भी रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं, या फिर फाइनली आप जीएसटीआर 9 में भी क्लेम कर सकते हैं बिफोर नवंबर अगर आप फाइल करते हैं तो। लेकिन आपको अगर स्पिल ओवर इफेक्ट जीएसटीआर 9 में शो नहीं करना है, आपका जीएसटीआर 9 सिंपल प्लेन रखना है, तो फिर आप मेक श्योर करें कि आपकी 24-25 की सारी आईटीसी आप 24-25 के रिटर्न्स में ही फाइल कर दे, एटलीस्ट मार्च के रिटर्न में आप फाइल करके रख दे। तो आपके पास अभी भी टाइम है कि आप आईटीसी रिकंसाइल कर ले अब तक के, और आगे के 2 महीने जो फरवरी मार्च के जो 2 मंथ्स रहेंगे उसकी आईटीसी आप तभी रिकंसाइल करके मार्च के रिटर्न में फाइल कर सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है आरसीएम सेटलमेंट। आप चेक कर लीजिए, आपने अगर आरसीएम पे आपकी कोई लायबिलिटी आ रही है तो आपने पे करी है कि नहीं, उसका आईटीसी आपने क्लेम कर लिया है कि नहीं, आरसीएम का लेजर भी आप प्रॉपरली चेक कर ले और फिर आरसीएम आप समझ कर लीजिए। आरसीएम में लोगों को बहुत सी कंफ्यूजन होती है, कैसे अकाउंटिंग एंट्री पास होती है, कैसे रिटर्न्स फाइल होते हैं, कैसे उसका क्लेम करते हैं हम आईटीसी, फिर आरसीएम की जो लेजर है वो किस तरह से अपडेट होती है। जीटीए को लेकर भी बहुत सारी कंफ्यूजन है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होती है। कोई भी ट्रांसपोर्टर को सब लोग जीटीए मान लेते हैं और उसके जो भी पेमेंट किए हैं उस पर आरसीएम पे जीएसटी पे करके फिर हमें उसका आईटीसी क्लेम करते हैं। लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि कौन जीटीए है। क्या हर एक ट्रांसपोर्टर को जो हम पेमेंट करते हैं वो जीटीए है? क्या उस पर आरसीएम पे जीएसटी पे करने की जरूरत है? कुछ ऑफिसर्स तो आपके पीएनएल में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट एक्सपेंसेस आपने डेबिट किए हैं उन सब पे आरसीएम बेस पे जीएसटी लायबिलिटी अप्लाई कर देते हैं और फिर आपसे पे करवाते हैं विद पेनल्टी इंटरेस्ट। साथ में सेल्फ इन्वॉइसिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स में बहुत सारी कंफ्यूजन अभी भी लोगों को है, उन सबको क्लियर करते हुए कोर्स है मेरा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर चेक कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है और बहुत ही चीज़ों को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे आपकी आरसीएम को लेकर सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो आप वो जरूर चेक कर सकते हैं। फिर जो एचएसएन अपडेट करने की बात आ रही है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपसे बता दिया है कि आपको B2B सप्लाई के लिए 4 डिजिट एचएसएन मेंशन करना जरूरी है आपके इनवॉइस पे भी और जीएसटी रिटर्न में भी। जीएसटीआर 1 में भी अभी मैंडेटरी हो रहा है आपके लिए एचएसएन, तो वो भी आप जरूर चेक करेंगे। साथ में जैसे मैंने बोला जीएसटीआर 1 और 1A में मैंडेटरी एचएसएन कोड मेंशन करने की जरूरत है, जहाँ पे आपको अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही एचएसएन सिलेक्ट करना होगा। अब तक आपको क्या हो रहा था, मैन्युअली एंटर करना अलाउड था, लेकिन अब मैन्युअली अलाउड नहीं होगा। जो एप्लीकेबल होने वाला था जनवरी 25 से, लेकिन अभी उसको एक्सटेंड कर दिया है और फरवरी 25 से उसको एप्लीकेबल किया गया है। तो आपको जब आप फरवरी का रिटर्न फाइल करोगे जीएसटीआर 1 और 1A तो आप ये चेंज जरूर पाओगे उसमें और आप अकॉर्डिंगली उसको फाइल भी करोगे। ठीक है। फिर जीएसटीआर 3B को लॉक करने की बात करी जा रही थी, जहाँ पे जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेटेड डेटा होता है, स्पेशली जीएसटीआर 1 से और 1A से या IFF से जो डेटा आता है सेल्स का डेटा, राइट, आपकी जीएसटी लायबिलिटी का डेटा, वो लॉक होने की बात हो रही थी जनवरी 25 से, लेकिन अभी उसकी डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब अभी तक वो डेट डिक्लेयर तो नहीं करी गई है कि कब से वो होगा, लेकिन पहले अब तक जनवरी 25 से डेट दी गई थी। जनवरी 25 के रिटर्न में आपको डेटा लॉक करके मिलेगा, स्पेशली जीएसटी लायबिलिटी वाला जो टेबल नंबर 3 में होता है, 3.1 में होता है, लेकिन वो लॉक नहीं है और इसकी डेट अभी आगे डिक्लेयर करेंगे। देखते हैं कौन सी डेट आती है, लेकिन अभी तक तो वो डिक्लेयर नहीं किया है। फिर एक वेवर स्कीम है सेक्शन 128A की, जहां पे आपको डिमांड ऑर्डर इश्यू हुआ है अंडर सेक्शन 73, या फिर आपका सेक्शन 74 का जो ऑर्डर था वो आपने कन्वर्ट करवाया सेक्शन 73 में। तो ऐसे केस में तो अगर आप उसमें टैक्स की पेमेंट कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी आप वेव करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 31 मार्च 25 से पहले ये टैक्स की पेमेंट कर देनी है। और अगर आपने कोई इसमें अगेंस्ट अपील करी हुई है तो आपको वो वेव करवानी होगी, और इसके लिए आपको SPL 01 या SPL 02 जो भी एप्लीकेबल है वो फॉर्म्स फाइल करने होंगे। ये वेवर स्कीम आप देख लीजिए, मार्च से पहले आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेक्शन 16 जहाँ पे हम आईटीसी की कंडीशंस के बारे में देखते हैं, तो जहाँ पे सेक्शन 16 में हमें आईटीसी की लास्ट डेट क्या है क्लेम करने की वो भी दी गई है। तो उसमें कुछ नए सबसेक्शंस ऐड करे गए थे, सेक्शन 16(5) और सेक्शन 16(6), राइट। तो उसमें सेक्शन 16(5) में बताया गया था कि आपकी जो आईटीसी 17-18 से लेकर 2021 तक की वो अगर आपको डिसअलाउड करी गई है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, अगर आपने वो आईटीसी 30 नवंबर 2021 से पहले ही अप्लाई या फिर क्लेम कर लिया था तो अपने किसी भी रिटर्न्स में।
तो आप उस आईटीसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर आपका डिमांड ऑर्डर इश्यू हुआ है या फिर इस आईटीसी को रिवर्स करने की बात करी गई है, तो आप चेक कर लो कि आपने नवंबर 21 से पहले ये आईटीसी लिया था कि नहीं। अगर लिया था तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन को आप कैसे फाइल करोगे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जरूर चेक कीजिए कि अगर आपको ऐसा आईटीसी डिसअलाउड करते हुए कोई नोटिस इश्यू हुई है तो उस आईटीसी के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। जरूर कंडीशन चेक कीजिए और वीडियो चेक कीजिए, आप अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं और फिर अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं उस डिमांड ऑर्डर को रेक्टिफाई करवाने के लिए। ठीक है। फिर एक एडवाइजरी इशू हुई थी DRC 03A को लेकर कि जहां पे आपने DRC 03 में कोई पेमेंट कर दी है, अगर लायबिलिटी आपकी पे कर दी है या डिमांड को पे कर दिया है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करवाने के लिए आप DRC 03A को फाइल कर सकते हैं। अब ये फैसिलिटी भी आपको पोर्टल पे अवेलेबल हो गई है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेबल है तो। फिर ई इनवॉइसिंग की रिपोर्टिंग की टाइम लिमिट भी आप देख लीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल 25 से अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो फिर आपको 30 डेज के अंदर ही आपका ई इनवॉइस रिपोर्ट करना होगा ई इनवॉइस पोर्टल पे। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो ओरिजिनल इनवॉइस बनती है और जो आपकी ई इनवॉइसिंग होती है उसके बीच में ज्यादा गैप ना हो, क्योंकि धीरे धीरे ये टर्नओवर जो लिमिट बताई गई है 10 करोड़ वो कम हो जाएगी और फिर सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा 30 डेज का टाइम लिमिट। तो आप चेक करें कि आपकी ये गैप ज्यादा ना हो, क्योंकि इसकी वजह से आपको ही कॉन्सिक्वेंसेस बाद में फॉलो फेस करने पड़ेंगे। मोस्टली ट्राई किया है कि सारे पॉइंट्स मैं कवर कर दूं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है और आपके ध्यान में आ रहा है तो जरूर कमेंट सेशन में मुझे बताइए। अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने तो देख ही लिया है, लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि उनसे भी ये इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाए और वो अकॉर्डिंगली अपने कंप्लायंसेस कर सकें। मेरी चैनल पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस में यहाँ पे अपडेट करती रहती हूँ, आप उसको देख के फ्री में आपकी नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें समझ सकते हैं। पॉपुलर वीडियोस है मेरे कुछ, उसमें से अकाउंट्स फाइनलाइजेशन, जिसके बारे में अभी आपको, क्योंकि ईयर एंड होने जा रहा है, आपको बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो हो सकता है, आप उसे जरूर देखिए। और साथ में मेरा कोर्स भी है, इस पे डिटेल में मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी हुई है, कैसे आप इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म, LLP कंपनीज के अकाउंट्स को फाइनलाइज करेंगे, ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से आप उसको एडजस्ट करेंगे, उसको प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे एंट्री पास करके समझाया हुआ है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, आप प्राइस भी यहाँ पे देख सकते हैं और आप जरूर इसे समझे, सीखे और आपकी एक्यूरेटली अकाउंट्स फाइनलाइज करें। थैंक यू सो मच।